नमस्कार। प्लानटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लानटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। दोस्तों, अभी हमारा देश जो है, भारत जो है, अभी भी विकासशील देश ही है। अभी हम लोग विकसित देश की कैटेगरी में नहीं आए हैं। बहुत से डेवलपमेंट वर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, सोशल सिक्योरिटी के वर्क्स या गवर्नमेंट के जो है पब्लिक के सर्विसेज के लिए जो किए जाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे जो है उस पर हमें खर्च किए जा रहे हैं, हर साल खर्च हो रहे हैं। जी हाँ, नए नए हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, रेलवेज लाइन नए नए बनाए जा रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स हो रहे हैं, एम्स जैसी संस्थाएं बन रही हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, ये सब जो है बन रहे हैं, ब्रिजेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। तो इन सबों में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि ये सब हमारे देश में अभी उतनी पर्याप्त संख्या में नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब अमेरिका में ले लें, वहाँ यूनिवर्सिटी नई कोई काहे को बनेगी, ऑलरेडी जितनी यूनिवर्सिटी वही सफिशिएंट है। यदि बाहर के स्टूडेंट्स नहीं जाएं तो वो तो यूनिवर्सिटीज खाली रह जाएंगी, क्योंकि इतनी संख्या में बन चुकी है कि अब उनको खास बनाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आप देखेंगे, सड़कें आप ले लें, अमेरिका में सड़कें बन चुकी हैं, बहुत पहले बन चुकी हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करते होंगे, बदले बन चुकी है। अपने देश में नहीं है। नए नए 4 लेन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ये सब जो इनकी ज़रूरत जो है अब हो रही है। पहले भी थी, लेकिन हमारे पास साधन नहीं थे कि बना सकते, बट अब साधन अवेलेबल है, हम बना रहे हैं उसको, और बहुत एक्सट्रीम खर्च होता है इस पर। हर साल कई लाख करोड़ की 11 लाख करोड़ का जो है बजट था पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो है ये अपने आप में अभूतपूर्व है। तो आखिर इतने पैसे आते कहां से हैं? हम तो हमेशा देखते हैं कि सरकार का बजट जो है, फिस्कल डेफिसिट जो है, ऑलवेज डेफिसिट बजट ही रहता है, यानी कि जिस सरकार की रेवेन्यू जितना है और खर्च जितना है, तो उसमें गैप होता है। खर्च ज़्यादा होता है, रेवेन्यूज कम होता है। तो अब आप कहेंगे कि साहब हमारी सैलरी जितनी है उससे ज़्यादा हम महीने में खर्च कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है ये, कि मेरी सैलरी जितनी है उससे ज़्यादा मैं खर्च कैसे कर सकता हूँ। उसी तरह देश के लिए भी जो है, उनका रेवेन्यू, देश का जितना अर्निंग है उससे ज़्यादा खर्च कैसे होता है, और वो जो है डेफिसिट बजट बनता है यहाँ पर हर साल। तो इसके लिए क्या है कि सरकारें जो हैं, जब भी जरूरत होती है उनको, तो वो एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं, डेप्ट लेते हैं, इंटरनल भी डेप्ट लेते हैं और एक्सटर्नल भी लेते हैं। डेप्ट लेने के बहुत से तरीके हैं, मल्टीलेटरल और बायलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे डेप्ट लिया जाता है, बॉन्ड्स के जरिए लिया जाता है, बहुत से तरीके वो समझेंगे हम लोग उसको। और वो डेप्ट ले करके जो है डेवलपमेंट वर्क्स पर खर्च किया जाता है, और इसलिए जो है हमेशा हमारा बजट डेफिसिट में रहता है। और वो धीरे धीरे समय के साथ वो डेप्ट भी बढ़ता है। निश्चित रूप से जिस रफ्तार से आप डेप्ट ले रहे हैं उस रफ्तार से उसको रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी, जीडीपी भी बढ़ रही है, देयर इज नो डाउट, लेकिन डेप्ट भी काफी रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अभी पिछले एक साल में जो है 24-25 में ऐसा पाया गया है कि एक्सटर्नल डेप्ट रोज एट फास्टेस्ट पेस इन 7 ईयर्स। 24-25 में जो है एक्सटर्नल डेप्ट हमारे, इंटरनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बॉन्ड्स इंटरनल भी जारी किया जाते हैं इंडियन रेजिडेंट को, जो है पब्लिक को है, वो इंटरनल डेप्ट होगा, या आरबीआई से लोन ले सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इंटरनल डेप्ट होगा।
लेकिन आप बाहर से लेते हैं, हम देश के बाहर संस्थाओं से लेते हैं या सरकारों से लेते हैं, वो एक्सटर्नल डेप्ट होता है। तो ये एक्सटर्नल डेप्ट की बात करें, क्योंकि इंटरनल डेप्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उतना खतरनाक भी नहीं होता है, वो कभी भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो खतरनाक हो जाता है एक सर्टेन लेवल के बाद जो है। तो इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट रोज एट फास्टेस्ट पेस इन 7 ईयर्स। 7 साल में सबसे ज़्यादा तेजी से जो है पिछले साल जो है एक्सटर्नल डेप्ट भारत का बढ़ा है। और इसलिए आपने देखा हो कि हमारे जो है बजट में 11 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के मैंने प्रोविज़न किया गया था, उसके लिए फंड्स का प्रोविज़न किया गया था। कारण यही है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पर जो है खर्च कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए, और इससे जो है आपका एक्सटर्नल डेप्ट जो है बढ़ रहा है। तो आइए समझते हैं कि कितना है एक्सटर्नल डेप्ट, कैसे इसको मैनेज करते हैं, कहाँ से लेते हैं, और क्या ये कितना देश के लिए खतरा बन सकता है या अभी बिल्कुल सही है, इतना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापा था, इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट रोज एट फास्टेस्ट पेस इन 7 ईयर्स इन फाइनेंशियल 25 मन 24-25 में जो है। यदि एक्सटर्नल डेप्ट को समझें कि ये है क्या चीज़, जी हाँ, एक्सटर्नल डेप्ट है क्या, इसको समझने की कोशिश करें तो एक्सटर्नल डेप्ट रेफर्स टू ऑल आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड लायबिलिटीज दैट इंडियन रेजिडेंट्स का मतलब गवर्नमेंट, कंपनीज एंड बैंक्स एंड हाउस होल्ड, हर कोई है इसमें, सरकार भी है, कंपनीज भी हैं, बैंक्स हैं और हम लोग इंडिविजुअल्स भी हैं। ओ टू द नॉन रेजिडेंट्स, जी हाँ, एक्सटर्नल डेप्ट उसको बोलते हैं जो कि सरकार या कोई कंपनी है भारत में जो है वो, या भारत में कोई बैंक है वो, या भारत में जो है कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड है वो। यदि आपने बाहर से कोई चीज़ लोन लिया है, बोरोइंग की है, और आप पर उसकी जो है मैंने वो लोन आपके सर ऊपर है, इसको एक्सटर्नल डेप्ट कहते हैं। आप ओन करते हैं, वो करते हैं किसको, बाहर वाले को देना है आपको। आपने उनसे लोन ले रखा है, किनको देना है, बाहर वाले को, क्योंकि उन्होंने ही लोन दिया था। तो भारत के बाहर से किसी भी तरह का डेप्ट या लोन लेना जो है वो इट बिकम्स एक्सटर्नल डेप्ट जो है। भारत के अंदर में किसी बैंक से आप ले लें, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटरनल है, उसका कोई इससे खास वास्ता नहीं है, उसकी अलग एक हिसाब किताब है। लेकिन एक्सटर्नल डेप्ट जो है ऑलवेज जो है आपको किसी देश के लिए उसको विद इन अंडर चेक रखना पड़ता है, अदरवाइज यदि आपके हाथ से निकल गया ये तो मैटर खराब भी हो जाता है। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स, गवर्नमेंट जो बोरिंग करते हैं, सॉवरिन डेप्ट फ्रॉम बायलैटरल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, बॉन्ड्स एटसेट्रा, मतलब कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड लेती है, जैसे आपने देखा होगा कि OECD, जापान के जो OECD है उससे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, OECD जापान गवर्नमेंट का था, जापान गवर्नमेंट से जो है बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने करीब करीब 80,000 करोड़ का डेप्ट लिया था। लॉन्ग टर्म डेप्ट है, बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर है, और सरकार जो लेती है नॉर्मली जो है मल्टीलेटरल या बायलैटरल इंस्टीट्यूशन से जो लेती है या सरकारों से लेती है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के नॉर्मली होते हैं और उनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी लो होता है, बहुत लो होता है। तो बुलेट ट्रेन है, आप मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आपका चल रहा है भारत में बहुत शहरों में जो है, इसी तरह से रेलवेज के DFC के प्रोजेक्ट जो हैं उसमें जो है OECD ने किया था वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जो है, और वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, IMF से भी लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लेते हैं, इन सबों से जो आप लोन लेते हैं ये सब जो है भारत सरकार यदि लेती है तो वो इस तरह के इंस्टीट्यूशन से उनको लोन मिलती है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म के होते हैं और बहुत कम इंटरेस्ट पर मिलता है। प्राइवेट सेक्टर भी बोरो करती है, यदि कोई कंपनी है वो उसको भारत में कोई प्रोजेक्ट करना है और यदि उसको इंडिया में जो लोन जितना मिल रहा है उससे सस्ते में यदि बाहर में मिल रहा है, लेस इंटरेस्ट रेट पर जो है, तो वो लोग भी लेते हैं वहाँ के बैंकों से जो है, और उससे जो है ये कॉमर्शियल लोन बॉन्ड्स होते हैं, कॉमर्शियल इंटरेस्ट रेट पर लगता है, इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, एंड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग में ये कहे जाते हैं, ECB जिनको बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल, भारत के बाहर से आपने पैसे लिए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले, 7-8 साल 10 साल पहले की जो है एक केस चल रहा था, इसमें अनिल अंबानी को कोर्ट में जो है
किसने किया है? हांगकांग के बैंक ऑफ चाइना ने इनको ये किया था। बैंक ऑफ चाइना से इन्होंने लोन लिया था। इनकी कंपनी जो है रिलायंस कम्युनिकेशन डूब गई, ये नहीं चुका पा रहे थे। उसने जो है भारत के कोर्ट में केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 400 करोड़ या कितने कुछ करोड़ वो जमा देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। तो ये कॉमर्शियल बोरोइंग थी। एक कंपनी जो है इंडिया में जो है भारत में जो है वो कि भारत के बाहर के किसी बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके आती है, इसको हम लोग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग बोलते हैं। ये कॉमर्शियल लोन्स होते हैं या बॉन्ड्स भी होते हैं। कुछ जो है एनआरआई भी डिपॉजिट करते हैं भारत में। जी हाँ, भारत में कोई यदि बॉन्ड जारी किया है, सरकार ने ट्रेजरी बॉन्ड जारी किया है, तो उसको एनआरआई भी वो भी खरीदते हैं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। मनी इंडियन डायस्पोरा डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक्स, इंडियन बैंक में भी जो है वो अपना मनी डिपॉजिट करते हैं अपने लिए, चाहे अपनी फैमिलीज यहाँ पर उनको जरूरत पड़ने पर उस बैंक से उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये भी जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में ही आता है, एक्सटर्नल डेप्ट में ही आता है, क्योंकि ये पैसा भारत का नहीं है, भारत के बाहर का कोई है जो दूसरे देश का नागरिक हो चुका है। ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन का हो सकता है, लेकिन वो अब जो है वहाँ भारत के बाहर का नागरिक है, कि दूसरे देश का नागरिक है। वो जब चाहे इस पैसे को निकाल सकता है, जब चाहे इस पैसे को वापस ले जा सकता है अपने देश में जो है। इसलिए जी इसको भी एक्सटर्नल डेप्ट की कैटेगरी में रखा गया है। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स होते हैं, डेप्ट मैच्योरिंग विद इन ईयर, ऑफन लिंक टू इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट्स। जी हाँ, यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ और आपको क्रेडिट जहाँ से आप माल मंगा रहे हैं उसने आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया है, नॉर्मली ये 1 साल तक के या 1 साल के अंदर के रहते हैं, जो कि उतने समय में के बाद आपको पे करना है, तो ये भी जो है एक्सटर्नल डेप्ट की कैटेगरी में काउंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पे करना है आपको। इसलिए जो है आपको एक्सटर्नल डेप्ट की कैटेगरी में ये भी आता है यदि आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते हैं, ट्रेड क्रेडिट लेते हैं किसी से। तो ये हम लोगों ने समझा कि आफ्टर ऑल एक्सटर्नल डेप्ट के क्या क्या चीज़ें, उसमें कौन कौन से डेप्ट जो है एक्सटर्नल डेप्ट में कंसीडर किए जाते हैं। अब हम लोग देखें कि क्या भारत में क्या बढ़ गया है, कितना इस पर डिस्कशन हो रहा है। स्टॉक ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट जो है मार्च 2025 में भारत का एक्सटर्नल डेप्ट जो है ये हो गया था 736.3 बिलियन में 736.3 बिलियन डॉलर्स का हो गया था, अप फ्रॉम 668.8 बिलियन डॉलर्स इन मार्च 2024। मतलब कि एक करीब 67.5 बिलियन डॉलर का इंक्रीज हुआ है 1 साल के अंदर में, और ये करीब 10.1% ग्रोथ है। यही ये बता रहा है कि 2018 के बाद से दिस इज द फास्टेस्ट एनुअल ग्रोथ सिंस फाइनेंशियल ईयर 2018। 2017-18 के बाद जो है ये सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है, 1 साल में 10.1% ग्रोथ हुआ है। कहां से? 668.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर के हो गया 736.3 बिलियन डॉलर, मतलब 67.5 बिलियन डॉलर का इंक्रीज हुआ, 10.1% ओवर द प्रीवियस ईयर। जी हाँ, 10% से बढ़ना थोड़ी ऑकवर्ड तो लगता है और थोड़ा सा मतलब ये है, लेकिन आप देख लेंगे इसका कारण जो है, मैंने जैसा बताया 11 लाख करोड़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का भारत सरकार ने जो प्लान बनाया है, उसकी वजह से ही ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि बड़ी तेजी से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है, तो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, एक्सप्रेसवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट्स जो है बन रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, बड़े बड़े डीप वाटर सी पोर्ट्स जो है विजिंजम, आपको जो है वधावन या गैलेथिया बे, निकोबार, अंडमान निकोबार, या और भी इस तरह के जो है बहुत से मतलब मैरीटाइम मतलब कि जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि हम लोग पूरी तरह से वाकिफ नहीं इसके बारे में। साथ साथ आप देख रहे हैं कि हर साल कितनी नई ट्रेन्स खुल रही हैं, नए मतलब कि जो है ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं पूरे देश में जो है, ताकि आपका आवागमन ट्रांसपोर्ट आसान हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका देश का कम हो सके और आपके प्रोडक्ट्स जो है वर्ल्ड में कम्पिटिटिव हो सके। इस समूह के खर्चे करने के लिए जो है
आपको जो है ये एक्सटर्नल डेप्ट आपका जो है बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यदि रूपी टर्म्स में, अभी तो हमने डॉलर टर्म में देखा, यदि रूपी टर्म में देखते हैं तो डेप्ट जो है अभी 63 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास में, 63 ट्रिलियन रुपीस के आसपास में है, करीब करीब आप कहते हैं अपने काउंटिंग के टर्म में 63 लाख करोड़, जी हाँ 63 लाख करोड़ रुपए जो है ये रूपी के टर्म में ये हमारा डेप्ट है। और ये इस रूपी के टर्म में ग्रोथ कितना हुआ ईयर ओवर ईयर जो है, जिसके जैसे हमने डॉलर टर्म में देखा 10.1% था, तो रूपी के टर्म में ये 13% के आसपास में है। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई डॉलर में 10% है, यहाँ 13% क्यों है? बिल्कुल सही, डाउट तो सही है, लेकिन इसमें साथ साथ आपको ये देखना पड़ता है कि आपके रूपी का डेप्रिसिएशन भी तो हो रहा है ना। आपने लोन लिया था 2 साल पहले या 1 साल पहले, 1 साल में रूपी डिप्रिशिएट कर गया 5-6%, 7% जो है, तो उतना परसेंट तो आपका बढ़ ही जाएगा। इसीलिए जो है डॉलर इसमें जो है रूपी में जो है ग्रोथ जो है इसका 13% है, जबकि डॉलर टर्म्स में जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, डॉलर तो जितना है उतना ही है उसका वैल्यू, तो इट इज 10.1%। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हम लोग देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में लास्ट ईयर जो 18.5 था, और वहां से बढ़कर के ये 2025 में 19.1% हो गया है। हालांकि 0.6% बढ़ा है, तो थोड़ा इस पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन ये 18, 19, 20% जो डेप्ट जीडीपी रेशियो जो है पूरी दुनिया में जो है कॉमन माना जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये कहा जाता है कि ठीक ठाक है। अमेरिका की डेप्ट टू जीडीपी रेडियो है वो 115 या 120 पहुंच गई है, 115 के आसपास में है। फ्रांस की जो है 100% से ऊपर हो गई है, यूके के भी ऐसी 100% से ऊपर हो गई है। हमारा जो है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो अभी भी है 19% पर है। इसका मतलब है कि लोगों का कहना कि नहीं ये स्टेबल है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक माने माहौल है, और इससे बहुत ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सरकार को नज़र रखनी चाहिए कि डेप्ट जो है एक लिमिट से ज़्यादा हम ना बढ़ाएं, लेकिन अभी जो चल रहा है, जो जिस परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जो है ये ठीक है, बिकॉज डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हमारी जो है 19% है। इसका कारण है कि हमारी जीडीपी भी तेज़ी से बढ़ रही है। जी हाँ, 6.5% से लास्ट ईयर बढ़ा था हमारा ओवरऑल, और इस बार जो है हम लोग मतलब कि जो है 6.4% था, इस बार 6.5 के आसपास या 6.6% पास रहने की ज़रूरत है, उम्मीद करते हैं। हालांकि फर्स्ट क्वार्टर में तो बहुत बम्पर हुआ था, 7.8 तक चला गया है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में जो है कुछ ड्रॉप होने की संभावना है, क्योंकि यूएस से ट्रेड का जो ये असर पड़ेगा उसके कारण डेफिनेटली डाउन होगा। लेकिन बट उसके बाद फिर जो है आपके फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, उसमें फिर आपका ग्रोथ होगा, और फोर्थ क्वार्टर तो नॉर्मली ऐसे भी अच्छा रहता है। तो उम्मीद है कि 6.5 से ज़्यादा ही होना चाहिए आपका। तो आपकी जीडीपी भी अच्छी खासी ग्रो कर रही है, इसलिए आपका डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 20%, 19% के आसपास में अभी भी है, विच इज़ गुड एट प्रेजेंट। सारे इकोनॉमिस्ट को मानते हैं कि अच्छा ही है। आपका जो है, जैसा मैंने बताया कि डेप्ट जितना ज़्यादा मतलब कि होता है, रूपी डेप्रिसिएशन जैसे ही होता है, वो डेप्ट आपके लिए उतना ही कॉस्टली हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने जब लोन लिया था उस समय जो है डॉलर जो है 80 रुपीज़ के बराबर था, $1, और जब आप पे कर रहे हैं उस समय डॉलर जो है 87 रुपीज़ के बराबर हो गया है। तो आपने जो $1 यदि डेप्ट लिया था, लोन लिया था, 80 रुपये उसमें उसकी वैल्यू थी, आज उसके लिए 87 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो डेप्ट यदि आपका ज़्यादा होगा और साथ साथ रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है, दोनों जो है ये प्रॉब्लम है। यदि रूपी अप्रिशिएट करती है देन आपको फायदा होगा, तब आपको कम पैसे में ही आपका लोन चुकता हो जाएगा। लेकिन रूपी जो है वो डिप्रिशिएट कर रही है, अभी तो 88 क्रॉस कर चुकी है, बीच में तो 87.8 और 9 तक जाकर फिर लौट करके 85.5 या 6 तक चली गई थी, फिर वहाँ से बढ़ कर के जो है ये 88 क्रॉस कर चुकी है। तो ये फ्लक्चुएशन जो चल रहा है, तो यदि रूपी ज़्यादा डिप्रिशिएट करेगा तब आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी।
क्योंकि उतने ही लोन को पे करने के लिए ज़्यादा रुपये आपको जो है खर्च करने पड़ेंगे, तो आपके लिए वो महंगा सौदा हो जाता है। अब इसमें देखिए एक्सटर्नल डेप्ट का ब्रेकअप हम लोग देखना चाहें कि भैया आपने बोला कि 4 तरह के उसमें कंपोनेंट होते हैं। गवर्नमेंट बोरोइंग होती है, देन मतलब कि कॉमर्शियल बोरोइंग्स होती है, देन एनआई राइट डिपॉजिट्स है, और देन गवर्नमेंट के बायलैटरल और मल्टीलैटरल लोन्स जो होते हैं उसको यदि देखें तो कॉमर्शियल बोरोइंग्स जो हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जो कंपनियां जो भारत में हैं उन्होंने, भारत सरकार ने उतना नहीं लिया, कंपनियों ने बहुत ज़्यादा लोन बाहर से उठाया है। जी हाँ, ये बढ़ा है, 41.2 बिलियन डॉलर्स बढ़ा है पिछले साल 24-25 में जो है, प्रीवियस ईयर से जो है ये सबसे बड़ा बिगेस्ट ड्राइवर है। और इसी कारण जो है आपका 67 बिलियन डॉलर का जंप जो लास्ट ईयर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग में हुआ है, आपका एक्सटर्नल डेप्ट में जो हुआ है, मतलब कि ये जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स जो हमारे कंपनियां ने किया है, ये 41.2 बिलियन डॉलर, इसने जो है ये डेप्ट को इतना बढ़ाया है। एनआरआई डिपॉजिट्स जो है वो भी इंक्रीज कर दिया है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज एज इनफ्लोज पिक्ड अप। डेटा नहीं दिया गया है लेकिन एनआरआई की डिपॉजिट ही बढ़ी है, काफ़ी बड़ी उसमें जो है क्वांटिटी में जो है, इसके कारण भी जो है आपका डेप्ट बढ़ा है। और शॉर्ट टर्म डेप्ट जो है वो आपको रोज बढ़ा है, आपको 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास में जो है शॉर्ट टर्म डेप्ट होते हैं उसे, जो कि बहुत कम समय में आपको पे करना पड़ता है, 1 साल 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर में। इसलिए शॉर्ट टर्म डेप्ट को जितना भी आप कम रखें उतना बेहतर है, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा बहुत जल्दी आपको चुकाने की जरूरत पड़ सकती है इसकी, और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ये कहता है गवर्नमेंट की जो बायलैटरल मल्टीलैटरल लोन्स जो हैं वो कहते हैं कि इंक्रीज मॉडरेटली, बहुत ज़्यादा नहीं गवर्नमेंट ने बढ़ाया है अपना, मॉडरेटली उन्होंने बढ़ाया है। तो इसका कारण जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं बता रहा था आपको, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल कौन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, और प्राइवेट कंपनीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए होता है, तो भारत के बदले उनको बाहर से सस्ता मिला तो बाहर से ही उठा लेते हैं। तो इसके कारण आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन प्राइवेट कंपनीज ने जो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेप्ट बाहर से उठाया है। 41.2 बिलियन डॉलर्स जो है बिगेस्ट ड्राइवर है, 67.5 बिलियन डॉलर जो इंक्रीज हुआ उसमें। एनआरआई डिपॉजिट वो भी काफ़ी बड़ा है, और आपको जो है शॉर्ट टर्म डेप्ट भी जो है वो भी $18 बिलियन बढ़ा है। शॉर्ट टर्म डेप्ट को थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है कई बार, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन खतरनाक हो जाता है, बिकॉज का आप तुरंत पे करना है, तो आपके पास उतने पैसे रेडी होने चाहिए कि जब भी जरूरत पड़े हम उसको तुरंत पे करके जो है ख़त्म करें मामला, यदि ऐसा हुआ तो। और गवर्नमेंट वाला जो है बताया बहुत ही मॉडरेटली मैंने इंक्रीज किया है। शॉर्ट टर्म डेट बाय रेसिडुअल मैच्योरिटी $3 मैंने आप पूरे हमारा जो ये देखेंगे डेप्ट देखेंगे 600-700 कुछ बिलियन डॉलर का जो हमारा बता रहा है, उसमें जो है शॉर्ट टर्म जो है ये है $303.7 बिलियन, 41% ऑफ द टोटल, अप फ्रॉम 285 बिलियन। पहले 285 बिलियन था, अब वहाँ से बढ़ करके हो गया 303 बिलियन डॉलर्स हो गया है। ये पूरे हमारे एक्सटर्नल डेप्ट का जो है करीब करीब जो है 41% है। ये चिंता की बात है, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेप्ट जो है हमेशा खतरनाक होता है कि आपके पास यदि उतने पे करने के रिसोर्सेज नहीं है, मनी अवेलेबल नहीं है, देन यू बिकम ए प्रॉब्लम, आप डिफॉल्ट कर सकते हैं और आपका जो है क्रेडिट रेटिंग खराब हो सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म डेट को जो है जितना कम रखा जाए उतना बेहतर है। गवर्नमेंट नॉर्मली शॉर्ट टर्म डेट में नहीं जाती, गवर्नमेंट का जो सब भी है लॉन्ग टर्म और लो इंटरेस्ट रेट वाले होते हैं। ये सब जो है कॉमर्शियल बोरिंग्स जो हुई है उसी का मतलब की हुई है। हायर रोल ओवर रिस्क इन केस ऑफ ग्लोबल शॉक्स। जी हाँ, यदि आपको दुनिया में थोड़ा अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, कुछ रिसेशन आ जाता है, उस समय आपको जो है इसको पे करना, शॉर्ट टर्म को पे, आपके पास बड़ी मनी का बर्डन ज़्यादा है, तो फिर आपको समस्या आ जाती है। क्योंकि उस समय यदि आपको लोन पे करने का समय आया, आपने कुछ रोल ओवर करवाने की कोशिश की उसको, भाई थोड़ा और बढ़ा दीजिए इसको, आगे जो है
आपको रोल ओवर कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय दुनिया क्राइसिस में रहती है, तो फिर आपका ये समस्या बनी रहेगी, मतलब आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म डेप्ट जो है दैट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। और ये सभी जो है वही कंपनियां लेती है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए 4 साल के लिए ले लेती हैं, ताकि उनके प्रोजेक्ट्स आएंगे इस उम्मीद में कि प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएगा, उससे अर्निंग होगी, हम पे कर देंगे। हालांकि इसमें अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। भारत की अभी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। आपकी जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो आपका डिपॉजिट है वो भी अच्छा खासा है, अबाउट $700 बिलियन के आसपास चल रहा है। कल ही या परसों में देखा था, इट इज़ अराउंड $698 बिलियन, और बढ़ रहा है। कई 1-2 हफ्ते गिरता भी है, फिर 1-2 हफ्ते बढ़ भी जाता है, तो इट इज़ मेंटेनिंग अराउंड $700 बिलियन। तो आपको कोई अभी चिंता की बात तो होनी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि एक्सटर्नल डेब्ट इतना राइज क्यों कर रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो हमारा जो अभी सबसे जो प्रॉब्लम होती है कि हाई करंट अकाउंट डेफिसिट। जी हाँ, इंपोर्ट बिल स्पेशली क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गोल्ड स्टेड एलिवेटेड पुशिंग अप ट्रेड डेफिसिट। जी हाँ, हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हर साल रहता है, बहुत बड़े नंबर्स में रहता है। तो ये समस्या जो है हमारी बनी हुई, जब तक कि हम ट्रेड सरप्लस नहीं हो जाए ओवरऑल। कुछ देशों के साथ हम सरप्लस हैं, उनके साथ हम ट्रेड डेफिसिट है। जब तक ओवरऑल हम ट्रेड सरप्लस नहीं हुआ है, ये समस्या से आपको निजात नहीं मिल सकती, और ये लंबे समय तक ऐसा है कि हम शायद ऐसे ही रहेंगे। तो वही कह रहा है कि इंडियाज इंपोर्ट बिल स्पेशली क्रूड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गोल्ड स्टेड एलिवेटेड पुशिंग अप ट्रेड डेफिसिट। तो ये ट्रेड डेफिसिट एक कारण है आपका। और तो आप क्या करते हैं, डेफिसिट जब होती है तो आप उस बाहर से इंपोर्ट करने के लिए और पैसे की जरूरत है, तो आपने डेप्ट लिया इस उम्मीद में, आपको कंपनी में चलानी है, आपकी कंपनी चल रही है, आपको रॉ मटेरियल मंगाना है बाहर से, उसके लिए आपके पास अभी पैसे नहीं, आपने लोन लेकर रॉ मटेरियल मंगाया इस उम्मीद में कि आप इसे फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, बिजनेस चलेगा आपका, पैसे आपके पास आएंगे और आप रीपे कर देंगे। ये सब शॉर्ट टर्म में ही नॉर्मली करते हैं हमारे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनियां जो हैं वो करती हैं ये सब चीज़ें, कि आपको रॉ मटेरियल मंगाना है या कुछ अपने कंपनी के लिए जो है ये मंगाना है, क्या कहते हैं कैपिटल गुड्स के लिए, कंपनी फैक्ट्री बना रही है उसके लिए कोई मशीनरी मंगानी है, आप बाहर से लोन लेकर कुछ मशीनरी का ऑर्डर करते हो, मशीनरी आती है, और इस उम्मीद में कि भाई वो जब प्लांट चालू हो जाएगा तो हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी, और उस अर्निंग से जो है हम उसको चुका देंगे, लोन को, उसका जो डेप्ट सर्विसिंग हम कर देंगे। तो ये होते रहता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ये चलता रहता है। लेकिन ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका ज़्यादा रहेगा, तो ये हमेशा जो है आपको दिखता रहे वही आपके पास शॉर्ट टर्म डेप्ट जो है ज़्यादा रहेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंसिंग रिलायड मोर ऑन डेप्ट फ्रॉम देन FDI इनफ्लोज। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपके FDI से हमेशा ज़्यादा चल रहा है। यदि FDI आपके यहाँ ज़्यादा आती होती तो आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि FDI तो हमारी इंडस्ट्री में ही तो इन्वेस्ट करता है। तो यदि FDI आ रही है, उस यहाँ के प्रोजेक्ट्स में FDI का पैसा लग रहा है, तो आपको बाहर से डेप्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो है कि FDI उतना सफिशिएंट नहीं आ रहा है, इसलिए आपको डेप्ट लेना पड़ रहा है। यदि FDI सब बहुत ज़्यादा होती, आपकी मतलब कि जो है करंट अकाउंट डेफिसिट से ज़्यादा होती, तो आपको लेना नहीं पड़ता लोन, और आपका डेफिसिट जो कम रहता है। कॉर्पोरेट बोरोइंग अब्रॉड, इंडियन फर्म्स टैप्ड चीपर ओवरसीज लोन्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, बॉन्ड्स एमिड्स डोमेस्टिक क्रेडिट पोस्ट कॉस्ट प्रेशर्स। जी हाँ, ये एक आजकल ट्रेंड चल गया है पिछले कुछ सालों से, जो है 10-20 सालों से, जो है कि हमारे देश की कंपनियां जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब उनको लोन की जरूरत पड़ती है, तो कई बार वो जो है बाहर के देशों के बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है वो लोन लेना प्रेफर करती हैं देन टू टेक इट फ्रॉम इंडियन कम बैंक्स। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, और ये जो है आपको उनके पूरे इकोनॉमिक्स में जो है उनका जो हिसाब किताब है अकाउंटिंग में
दिखाता है कि वहाँ से लोन लेना इनके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो बड़े तादाद में लोन ले रही, इसीलिए आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट कंडीशन को देखते हैं तो डिस्पाइट टाइट ग्लोबल मॉनिटरिंग पॉलिसी इंडिया वाज कंसीडर्ड स्टेबल, सो ग्लोबल इन्वेस्टर्स लेंट मोर। दुनिया में भारत की अभी मैंने रेटिंग जो है बड़ी अच्छी चल रही है, इसको बहुत स्टेबल माना जा रहा है और लोगों का ये कहना है कि बहुत तेज़ी से भारत ग्रोथ कर रहा है और हाईएस्ट मतलब कि जो है जीडीपी ग्रोथ भारत का चल रहा है पिछले कई सालों से जो है दुनिया में। इसलिए जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी भारतीय किसी कंपनी को या भारतीय किसी इंस्टीट्यूशन को जो है लोन देने में, कर्ज देने में कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो बड़े इजली दे रहे हैं। ये भी एक कारण है, कम रेट पर भी दे रहे हैं और आसानी से दे रहे हैं, ये भी एक कारण है आपका जो है कंपनियां जो बाहर जाकर के जो है बाहर जाके लोन उठा रही हैं ताकि उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं कम खर्चे में इंप्लीमेंट हो जाए। तो ये एक कारण है आपका। एनआरआई डिपॉजिट्स भी जो है अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम लाइक FCNR एंड एनआरई डिपॉजिट ड्रीव फंड्स फ्रॉम द डायस्पोरा। जी, कोई बैंकों ने, आरबीआई ने FCNR और एनआरई डिपॉजिट्स का कुछ स्कीम बनाया था जिसमें अच्छे इंटरेस्ट रेट दिए, जिसके कारण जो है एनआरआईज के को बड़ा अट्रैक्टिव हुआ है। ये स्कीम जो है बड़े तादाद में उन्होंने जो है इंडियन बैंक्स में जो है डिपॉजिट किए हैं। इससे भी वहाँ तो डॉलर जमा होता है तो डॉलर आपको मिलता है, आप यहाँ पर उसको रुपी टर्म में कन्वर्ट करके उनको अकाउंट में रखते हैं, अलग बात है, लेकिन आता तो डॉलर ही है। तो आपको डॉलर्स भी बाहर से इससे आ रहे थे, लेकिन वो भी डेप्ट ही है। जिस दिन वो वापस लेना चाहेंगे आपको देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो ये एनआरआई भी जो है वो भी काफ़ी बड़े तादाद में पैसे यहाँ जमा किए हैं बैंक अकाउंट्स में जो है, इसके कारण जो है भी डेप्ट बढ़ा है। और रूपी डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट, इवन इफ द एक्चुअल अमाउंट बोरोड डिडंट राइज एज मच, द डॉलर वैल्यू ऑफ डेप्ट रोज बिकॉज द रूपी वीकेंड। जितना रूपी वीकेंड होगा, कमजोर होगा, उतना ही आपका जो है बढ़ जाएगा आपका कॉस्ट। जी हाँ, इसलिए कि आपको डॉलर चुकाने में $100 चुकाने तो हैं $100, लेकिन आपने जब लिया था उस समय 80 रुपये थी डॉलर का प्राइस, आज वो 88 हो चुका है। तो आपको $100 के बदले में जो है हर डॉलर के लिए 88 रुपये चुकाना पड़ेगा जब आप रीपे करेंगे। तो आपका कॉस्ट तो बढ़ गया, इसलिए आपको आपका बोरिंग एक्सटर्नल डेप्ट भी बढ़ गया रूपी टर्म्स में। जी हाँ, डॉलर टर्म्स में वो उतना ही है, लेकिन रूपी टर्म्स में आपका डेप्ट बढ़ गया बिकॉज आपको ज्यादा चुकाना है। दैट इज द प्रॉब्लम। रिस्क एंड कंसर्न्स देखें तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, लार्ज डेप्ट मींस हायर एक्सपोजर टू डॉलर मूवमेंट। जी, जितना बड़ा मैंने आपका डेप्ट होगा उतना ही आप फ्रिक्वेंटली उसका रीपेमेंट का इशू आएगा, उतना डॉलर का एक्सपोजर होगा, डॉलर आपके उतने खर्च होंगे रीपेमेंट पे जो है। जी हाँ, ये होता ही है, आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको डॉलर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंटली जो है उसका इंटरेस्ट पे करना होगा, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी, तो आपको जो है डॉलर मूवमेंट ज़्यादा आपका होगा। इफ द रूपी वीकेंस फर्दर रीपेमेंट कॉस्ट राइज इन रूपी टर्म्स। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि यदि रूपी जो है और डिप्रिशिएट कर जाता है तो आपके जो कॉस्ट जो है रूपी टर्म्स में जो है उसका रीपेमेंट का जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये आपके लिए और समस्या पैदा करता है। रोल ओवर रिस्क जो है, यदि शॉर्ट टर्म डेप्ट में आप देखें, with 41% of debt maturing in less than a year, India depends on constant refinancing। जी हाँ, आप देख लीजिए शॉर्ट टर्म डेप्ट आपका 41% है और सबकी पेमेंट जो है विद इन ईयर आपका टाइम है। इसका मतलब है कि आपको लगातार उसको फाइनेंस करने के लिए जो है रीपेमेंट फाइनेंस करने के लिए आप फिर जो है डेप्ट ले रहे हैं। ये भी मतलब कि जो है कांस्टेंट रिफाइनेंसिंग आपको करनी पड़ रही है, उसकी आपको उसको पेमेंट करना है, उसको पेमेंट करके कुछ लोन लिया किया, फिर और भी आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जा रही है। तो ये एक शॉर्ट टर्म वाले के साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि टाइम नहीं है उसमें। और ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म वाले जो है यही एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो हमारे जो कंपनीज हैं अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रॉ मटेरियल इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ये सब करते हैं। और इसलिए जो है रीफाइनेंसिंग जो एक हमेशा वहाँ क्वेश्चन रहता है कि कितनी हमेशा जो है रिफाइनेंस करने जा रहे हैं, उस समय भी आपको क्राइसिस है पैसे की, फिर आपने दूसरा लोन लेकर इसको पेमेंट कर दिया, अब वो आपका
इसको रोल ओवर बोलते हैं। और डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज नॉट अलार्मिंग येट 19.1%, बट द स्पीड ऑफ इंक्रीज रेजेज द रेड फ्लैग्स। जी हाँ, 19% अभी ज़्यादा नहीं, लोग बता रहे हैं कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछला 10% ये बढ़ा है, ये थोड़ा एक रेड फ्लैग जो है क्वेश्चन मार्क उठाता है कि 10% बढ़ना जो है ज़्यादा, 1-2% बढ़े चलो ठीक है, बट 10% एकाएक बढ़ जाना, और उसमें रोल है मेनली जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग जो हमारी कंपनियों ने शॉर्ट टर्म जो डेप्ट लिया है उसके कारण हुआ है। सरकार का तो बहुत कम बढ़ा है, और एनआरआई के डिपॉजिट्स आपके यहाँ जो हुई है वो एक कारण है। तो ये कह रहा है कि 19.1% अभी तो बिल्कुल सही है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ है स्पीड का जो है जीडीपी रेशियो का, वो थोड़ा सा अलार्मिंग है पिछले साल। If GDP growth slows, this ratio could worsen. If GDP growth slows, this ratio could worsen quickly. करा कि यदि GDP हाई चल रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि GDP ग्रोथ जो है स्लो डाउन होता है तो फिर आपका ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। ये 19 से बढ़कर 20-22 हो सकता है, 23 भी हो सकता है, ये बढ़ सकता। जैसे ही GDP स्लो डाउन होगा आपका ये बढ़ जाए। फॉर्चुनेटली जो हमारी जीडीपी अभी भी 6.5% के आसपास बढ़ रही है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार उससे भी ज़्यादा हो सकती है। यदि ये अमेरिकन क्राइसिस नहीं आती ट्रेड वाली, तो शायद जो है हम 7 को भी क्रॉस कर सकते थे। बट डिस्पाइट ऑफ अमेरिकन मतलब क्राइसिस 6.5 तो सभी कर रहे हैं, और ऐसा ही दिखने में भी लग रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में हमने 7.8 मैंने रिकॉर्ड किया है जीडीपी। अब इसको रिस्क को जो है मिटिगेट करने के लिए क्या मैंने हमारे पास जो है, हमारे पास ताकत क्या है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व जो है ये बहुत एक बढ़िया चीज़ हमारे पास में है कि इंडिया रिजर्व्स जो है अभी के लगभग में जो है $700 बिलियन का हमारे पास में, जो कि हमारे डेब्ट से ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मेरे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि मैं आज चाहूँ तो पूरे के पूरे डेप्ट को मैं निपटा दे सकता हूँ, रीपे कर दे सकता हूँ, स्टिल हमारे पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। ये बहुत बड़ा एक आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, और यही कॉन्फिडेंस जो है बाहर की इंस्टीट्यूशन जो बैंक्स और जो लोन दे रहे हैं हमारे कंपनीज को, जो हमारे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स में जो दे रहे हैं, उनको यही कॉन्फिडेंस देता है कि भारत में $700 बिलियन का जो है फॉरेक्स रिजर्व है। पाकिस्तान में क्यों नहीं प्रॉब्लम है, उनकी फॉरेक्स रिजर्व $5-10 बिलियन मात्र रहती है, वो भी दिखावे के उनके पास है, डॉलर दे ही नहीं सकते, तो वहाँ पर कोई आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि पता है कि भैया इनका तो कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ये पे भी रीपे कर ही नहीं सकते, इसलिए जो है वहाँ पर दिक्कत है। लेकिन भारत में उनको पता है इनकी कैपेसिटी है $700 बिलियन का जो इनके पास ये है फॉरेक्स रिजर्व है, इसलिए जो चिंता कोई बात ही नहीं है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्रोवाइड्स कुशन अगेंस्ट सडन इनफ्लो आउटफ्लो। जी हाँ, यदि सडन आउटफ्लो कभी होता है तो ये बहुत बड़ा कुशन आपको दे रहा है। डेब्ट सर्विस रेशियो marginally improved, meaning India's earning from exports and remittances are sufficient to meet obligations। जी हाँ, डेब्ट सर्विस रेशियो जो है, जितना आपका डॉलर आउटफ्लो है डेब्ट सर्विसिंग के लिए जो है, आपका इनफ्लो उससे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा मार्जिन जो है डेब्ट सर्विस रेशियो मार्जिन इंप्रूव किया है, बिकॉज की अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेज जो बाहर से जो भारतीय जो बाहर में काम करते हैं वो पैसे भेजते हैं अपने देश को, इन रिमिटेंसेज जो हमसे हमें जो डॉलर आ रहा है, इट इज़ सफिशिएंट टू मीट दिस डेब्ट फाइनेंसिंग जो है, डेब्ट सर्विस रेशियो जिसको बोलते हैं। डाइवर्सिफाइड बोरोइंग सोर्स, मिक्स ऑफ कॉमर्शियल्स, बायलैटरल, मल्टीलैटरल एनआरआई डिपॉजिट रिड्यूसेस कंसंट्रेशन रिस्क। कहता कि आप जो भी आप बाहर से एक्सटर्नल बोरिंग करते हैं वो उसमें मिक्सर होना चाहिए, कॉमर्शियल बोरिंग्स भी होनी चाहिए, थोड़ी बायलैटरल मल्टीलैटरल का भी उसमें इनपुट होना चाहिए, उसके थ्रू भी हमें लेना चाहिए, और मतलब कि एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह वो भी उसको करना चाहिए। सब में थोड़े थोड़े हम करेंगे तो रिस्क उतना ज़्यादा नहीं रहेगा।
यदि सारा का सारा किसी एक में चला जाए, यदि सभी हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में चले जाएं और शॉर्ट टर्म में चले जाएं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी। इसलिए सबका मिक्स है तो आपको उतना रिस्क नहीं है। मैक्रो स्टेबिलिटी देखिए, इंडिया हाई ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड 6.5% इन फाइनेंशियल 25। इस बार जो 25-26 में चल रहा है हमारा 6.5 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सपोर्ट्स डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, ये हमारे डेप्ट जो हम ले रहे हैं उसको सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि भैया हम उसको सर्विस कर पाएंगे, बिकॉज हमारी अर्निंग हो रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, इसलिए हमारी अर्निंग भी उसी रफ्तार से हो रही है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नज़र जरूर रखनी चाहिए, हमें नज़र जरूर रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ये ना बढ़ जाए। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन जो है फॉर द इकोनॉमी, राइजिंग डेप्ट एड्स एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। डेप्ट यदि ज़्यादा बढ़ता है तो ठीक है, थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी तो हो ही जाती है, लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो डेप्ट आपको देने में हिचक नहीं रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो आपके प्रति दिख रहा है, ये अच्छी चीज़ है। इंडिया मस्ट इंश्योर डेप्ट फ्यूल्स प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नॉट कंजम्पशन। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कर्ज लेकर के हमको घर नहीं चलाना है। कर्ज लेकर हमको घर बनाने के लिए हम कर्ज ले सकते हैं, हम एक मकान अपने लिए बना रहे हैं रहने के लिए, उसके लिए हम कर्ज ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है वो। लेकिन हमारा डे टू डे खर्चा, घर का खर्चा पानी जो चलता है, उसके लिए हमको लोन लेना पड़े तो ये तो सबसे खराब चीज़ है। यही बात ही कर रहा है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में बना ली कि घर बनाने के लिए लोन लेना अच्छी चीज़ है, घर चलाने के लिए लोन लेना खराब चीज़ है। वही चीज़ कर रहा है कि सरकार जो है ये इंश्योर करनी चाहिए कि जो लोन हम ले रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा हो, उससे फैक्ट्रियाँ लग रहे हों, उससे कोई मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, चाहे मतलब कि जो है कोई बड़ा पोर्ट बन रहा हो जो कि प्रोडक्टिव हो, उससे फर्दर रेवेन्यू जनरेट हो, वैसे में ही डेप्ट लगने चाहिए। ये नहीं कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिए जो है, चाहे उनको कुछ ये देने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये है तो ऐसा गड़बड़ है। फॉर द रूपी persistent reliance on external debt may put pressure on Indian national rupee in case of global risk aversion। जी हाँ, यदि लगातार आप जो है डेप्ट पर डिपेंडेंट हैं तो आपका रुपी थोड़ा डिप्रिशिएट होगा, ये प्रेशर उस पर बना रहेगा हमेशा। फॉर पॉलिसी, आरबीआई एंड गवर्नमेंट मे टाइटन रूल्स ऑन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, इनकरेज इक्विटी इनफ्लो एंड मैनेज करंट अकाउंट डेफिसिट। आरबीआई और गवर्नमेंट जो है वो उनको चाहिए कि वो रूल्स टाइट करें थोड़ा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए, जो है रादर वो कहें कि भैया आप इक्विटी जो है बाहर की जो है उस पर ज़्यादा जोर दें। आप लोन ना लेकर कहें इंस्टीट्यूशंस को कि भैया आप हमारी इक्विटी आप खरीद रख के हमको फंड कीजिए। जी हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बहुत से जो है बाहर के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनको अपनी आप इक्विटी सेल कर सकते हैं। अपनी मान लीजिए 1000 करोड़ चाहिए आपको, तो 1000 करोड़ की इक्विटी जो है उनको दे करके जो है आप 1000 करोड़ ले लीजिए, इंस्टेड ऑफ 1000 करोड़ अपने लोन ले लीजिए, क्योंकि इक्विटी में आपको रीपे नहीं करना है। बिल्डिंग फॉरेक्स रिजर्व रिमेन्स ए टॉप प्रायोरिटी। जी हाँ, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो स्ट्रांग रहे, ये सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है। सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें किस तरह की कोताही ना हो। फॉरेक्स एक्सचेंज हमारा जो हमेशा जो है बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट 700 हम पहुँचे हैं, अगले कुछ सालों में 3-4-5 सालों में हम कोशिश करें कि 1 ट्रिलियन तक पहुँच जाए तो बल्ले बल्ले है सरकार की। फॉर ग्लोबल परसेप्शन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में क्लोजली वॉच इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट ट्रेजेक्टरी। जी हाँ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इस पर नज़र रखती हैं कि किस देश का डेप्ट कितना है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पर नज़र रखती है। अभी हाल में ही देखा होगा मूडी ने भारत की जो है क्रेडिट रेटिंग जो है बढ़ाई है, BBB- है, उन्होंने BBB किया है, इम्प्रूव किया है। इसका मतलब है कि डेप्ट आपका जो ले रहे हैं उस पर उनकी नज़र है और ये अभी अलार्मिंग सिचुएशन में नहीं पहुंचा है, इसलिए उनको लग रहा है कि नॉर्मल है ये, इसलिए उन्होंने बढ़ाई है। इफ शॉर्ट टर्म डेप्ट कंटिन्यूज टू राइज, रेटिंग रिस्क कुड इमर्ज डिस्पाइट हेल्दी रिजर्व्स। जी हाँ, शॉर्ट टर्म जो डेप्ट हैं इनको सरकार को चाहिए कि बढ़ने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये यदि बढ़ेंगे तो आपकी इसका जो है क्रेडिट रेटिंग पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए कि वो अच्छा नहीं माना जाता, शॉर्ट टर्म डेप्ट जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज की 1 साल के अंदर में आपको रीपे करनी पड़ती है, तो आपके पास प्रेशर बना रहता है उसको रीपे करने के लिए, आपको फिर आप लोन उठा लेते हैं, तो दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए उसको जो है
सरकार को किसी न किसी तरह से जो है आपको टाइट करना पड़ेगा कि भाई एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स जो है कंपनियां जो कर रही हैं वो मिनिमम हो। तो दोस्तों ये आज का विश्लेषण था भारत के जो भारत सरकार या पूरे देश पर जो कर्ज है, एक्सटर्नल कर्ज, बाहरी कर्ज जो है उनकी क्या स्थिति है और क्या ये खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है और आगे भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि ये चीज़ें जो है अपने जो है मैनेजेबल लिमिट में रहें ताकि देश को किसी तरह की अर्थव्यवस्था कोई खतरा ना हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।